यहाँ पर विद्युत धारा दर्ज की जाती है। तुम इसे दर्ज करते हो, यही घिसावट है, यही पदार्थ है, क्योंकि विद्युत आवेश ही पदार्थ है। सभी पदार्थ इसी से बने होते हैं। सब कुछ तुम्हारे पास से विद्युत आवेश चला जाता है, तुम्हारे पास घिसावट होती है। असल में ये सबसे सरल बात है और हर चीज को बिजली के नजरिए से देखना चाहिए। यानी सभी अंतःक्रियाएं, बिल्कुल सभी, वे विद्युत से जुड़ी होती हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, हम एक बार फिर अपने पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में विक्टर तेयुनोव हैं। हम तकनीकों के विषय को आगे बढ़ाएंगे और उत्पादन के एक और क्षेत्र में गहराई से उतरेंगे। विक्टर, नमस्कार। नमस्कार अलेक्जेंडर, मुझे तो थोड़ा डर सा लगने लगा है। हम उत्पादन के किस क्षेत्र में गहराई से उतरने वाले हैं? जी नमस्कार आदरणीय दर्शकों। अलेक्जेंडर, हमेशा की तरह मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे आपकी शानदार स्टूडियो में बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे खुद भी दिलचस्पी हो गई है। हम एक चीज के बारे में बात कर रहे थे और अब अचानक ऐसा सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, सच कहूं तो मुझे लगता है कि आप तकनीक की हर एक डिटेल से 100% वाकिफ हैं और हमारे दर्शकों के लिए उत्पादन के कुछ नए पहलुओं को उजागर करेंगे। लेकिन मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा उस तकनीक के बारे में जो घिसावट को रोकती है। हम जानते हैं कि कोई भी उत्पादन किसी न किसी तरह से घर्षण या संपर्क के कारण सामग्री को घिसा देता है। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो वह खराब हो जाती है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार एक तकनीक है ट्राइबल टेक्नोलॉजी, जो खास तौर पर इसी घिसावट को दूर करने या सही शब्दों में कहें तो इस घिसावट को कम करने का काम करती है। लेकिन इसके बारे में शायद आप हमें और विस्तार से बताएंगे, है ना? समझना जरूरी है कि घिसावट आखिर है क्या। अगर आसान शब्दों में कहें तो यह घर्षण का परिणाम है और घर्षण एक मौलिक घटना है और यह सभी संपर्क संबंधी क्रियाओं में, चाहे वह उत्पादन में हो या प्रकृति में, यानी हर जगह दिखाई देता है। सभी पदार्थ विद्युत आवेशों से बने होते हैं और जब हम एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर या एक सतह को दूसरी सतह पर या कहीं पर पाउडर के कणों को किसी दूसरी सतह पर ले जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। तब क्यों? हम दो तरह का काम करते हैं। एक है स्थानांतरण का काम और दूसरा है आवेश के बाहर निकलने का काम। इसी समय हम पदार्थ से विद्युत आवेश को बाहर निकालते हैं और इसी दौरान हम उसे किसी उपकरण जैसे मल्टीमीटर या माइक्रो एम्पियर मीटर से मापते हैं। खैर, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मापने वाला उपकरण जो विद्युत धारा को दर्ज करता है। तो उस क्षण जब पदार्थ का घिसाव होता है तब विद्युत धारा भी होती है। आइए एक बार फिर हम प्रयोग की ओर लौटते हैं। ये तो ऐसा है जैसे ये कोई प्रयोग नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है जिसे हर कोई जानता है। अगर हम दो कोई भी हिस्से लें और उन्हें रगड़ते रहें तो उसमें छेद हो जाएगा, है ना? याद है? तो मान लीजिए हम दो धातु की छड़ें लेते हैं कोई भी और उन्हें एक दूसरे के साथ रगड़ना शुरू करते हैं। ऐसे में हम इन्हें पाउडर में भी बदल सकते हैं, है ना? पाउडर में। लेकिन अगर हम उस पाउडर को लें तो हम उन छड़ों को वापस नहीं बना सकते। तो बात असल में है, यही बात है। या मान लीजिए आंतरिक दहन इंजन के पुर्जे, जैसे उदाहरण के लिए पिस्टन समूह। तुम्हारा पिस्टन समूह काम कर रहा था और फिर अचानक वह ढीला हो गया। ऐसा लगता है कि न तो कोई बुरादा है न ही कुछ और। तो फिर वह पदार्थ गया कहां? उसे अदृश्य घिसावट कहते हैं। समझ रहे हो? और यह हर जगह भरपूर है। यह अदृश्य घिसावट है। यह अदृश्य, जैसे वह वाष्पित हो जाता है। हाँ, तो यह अदृश्य घिसावट आखिर है क्या? यही चीज विद्युत धारा के रूप में दर्ज होती है। जब तुम इसे दर्ज करते हो, यही घिसावट है, यही पदार्थ है, क्योंकि विद्युत आवेश ही पदार्थ है। इसी से सभी पदार्थ बने हैं, सभी विद्युत आवेश। जब यह चला जाता है तो तुम्हारे पास घिसावट होती है, ताकि प्रणाली घिसे नहीं। यानी हम 3BL तकनीक में अभी घिसावट को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, खासकर घर्षण वाले हिस्सों में। और ताकि तुम्हारा पुर्जा घिसे नहीं, हमें यह समस्या हल करनी होगी और तुम्हारे पुर्जों के लिए, चाहे वे दो हों या कोई समूह, हमें बिना घिसावट वाले घर्षण की प्रणाली विकसित करनी होगी। यह एक खास प्रकार की प्रक्रिया है। यह बिना घिसावट वाले घर्षण का तरीका है। कैसे यह प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया जाता है कि वास्तव में विद्युत आवेश का रिसाव ही घिसावट है? बहुत आसान है। हम दो धातु की छड़ें लेते हैं और उन्हें एक मापने वाले उपकरण से जोड़ते हैं। हम घिसना शुरू करते हैं। हम विद्युत धारा देखते हैं, हम घिसावट देखते हैं।
क्या वह सीधा दिखाई देता है या अदृश्य होता है? घर्षण से पहले छड़ों को मापा, फिर घिसा, घर्षण के बाद फिर मापा, कम हो गई, कहाँ गया? इस दौरान केवल विद्युत धारा को ही दर्ज किया गया था। फिर हम डाइलेक्ट्रिक के गुण जानते हैं। अगर घर्षण एक विद्युत घटना है तो हम यहाँ वह सब कुछ लागू कर सकते हैं जो हम डाइलेक्ट्रिक अर्धचालक यानी पदार्थों के गुणों के बारे में जानते हैं। और जब हम डाइलेक्ट्रिक के गुण जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर से आवेश को नहीं गुजरने देता बल्कि उसकी सतह पर उसे जमा कर लेता है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हम एक सतह को दूसरी से अलग थलग कर दें, अर्थात उसे अधिक कठोर नहीं बनाएं बल्कि उसे इंसुलेट कर दें, यानी एक धातु की छड़ पर हम उनमें से एक पर डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे, एक अच्छा सही डाइलेक्ट्रिक कोटिंग, दूसरी छड़ को हम रखते हैं, इस प्रणाली को फिर से शुरू करते हैं, घर्षण में लाते हैं और इस दौरान हम कोई विद्युत धारा दर्ज नहीं करते और घिसावट भी नहीं होती। तो हमने किया क्या? तो सूक्ष्म स्तर पर वहां क्या हो रहा है? माइक्रो वर्ल्ड के स्तर पर यूं कहें ताकि समझ में आए, है ना? तो वहां क्या हो रहा है? जब हम बिना डाइलेक्ट्रिक कोटिंग के रगड़ते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज मिलते हैं, है ना? खैर, इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज तो एक तरह की अभिव्यक्ति है और इसके साथ ही हमें विद्युत धारा भी मिलती है जिसे हम उपकरण से मापते हैं, है ना? बस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चालक अपने गुणों को पूरी तरह साबित करता है। वह इसीलिए तो चालक है, वह विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। चूंकि सभी पदार्थ विद्युत आवेशों से बने होते हैं, तो जब भी हम विद्युत आवेश को अलग करते हैं तो हमें या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज मिलता है या फिर हम उसे धरती पर भेज देते हैं, है ना? और उपकरणों से उसे मापते हैं। और अगर हम एक सतह को डाइलेक्ट्रिक से ढक देते हैं और दूसरी सतह को उसी डाइलेक्ट्रिक पर घसीटते हैं यानी घर्षण पैदा करते हैं, तो जो आवेश ऊपर वाले धातु के टुकड़े से निकाले जाते हैं वे डाइलेक्ट्रिक पर चले जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक विद्युत धारा का संचालन नहीं करता, इसलिए एक बात, वे कहीं नहीं जाते, वे वापस घर्षण प्रणाली में ही रह जाते हैं, यानी यह एक बंद प्रणाली बन जाती है और वे ऐसे ही क्षेत्र के कारण इधर उधर दौड़ते रहते हैं, यानी सतह पर वापस, फिर सतह पर वापस। वहां धारा तो है लेकिन वह बहुत ही न्यूनतम है, वहां धारा है लेकिन वह बहुत कम है, घिसावट होती है लेकिन वह इतनी सक्रिय नहीं होती। और ऐसी बिना घिसावट वाले घर्षण की प्रणाली बनाकर, जिसे हम कहते हैं, हम मशीन के पुर्जों के कार्यकाल को 50 गुना तक यानी बहुत अधिक समय तक बढ़ा सकते हैं। इसी तरह बाहरी विद्युत स्रोत से भी आवश्यकता पड़ने पर बिजली दी जा सकती है, जिससे यह प्रणाली और भी अधिक प्रभावी और उपयोगी बन जाती है। जैसे मान लीजिए यूरी स्टेपानोविच रिबनिकोव, उन्होंने इसे सिद्ध किया था। एक साधारण प्रयोग में ऐसा उपकरण होता है, गिलास को दबाना, धातु के, जिसे हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो पंच जो प्लेट पर दबाव डालता है और प्लेट से गिलास को बाहर निकालता है, यानी वह इस गिलास को आकार देता है, दबाता है, गिलास का आकार बनाता है। तो बात यह है, जब पंच को चलाते हैं तो प्लेट इस तरह पड़ी होती है और यहाँ हमारे पास गिलास के लिए एक खांचा होता है और पंच दबाता है और यहाँ प्लेट पड़ी होती है। और जब उस पल में जब पंच प्लेट पर दबाव डालता है, उसी समय प्लेट उस जगह से फट जाती है और बस। यूरी स्टेपानोविच करंट मापते हैं और सच में हाँ करंट है, बिल्कुल सही, हाँ। तो वह उस जगह पर डाइलेक्ट्रिक कोटिंग लगाता है, उस जगह पर जहां गिलास बनता है, पंच दबाना शुरू करता है। तब विद्युत आवेश अब कंडक्टर पर नहीं बल्कि डाइलेक्ट्रिक पर वितरित होते हैं और वापस आ जाते हैं और अब वह फटता नहीं है। असल में यह सबसे साधारण बात है। हर चीज को बिजली के नजरिए से देखना चाहिए, यानी सभी अंतःक्रियाएं बिल्कुल सभी विद्युत होती हैं। अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। मतलब आप मान लीजिए समझ सकते हैं कि माइक्रोचिप कैसे काम करता है, कैसे बनाया गया है, ये नहीं बल्कि वह कैसे काम करता है। वहां पर अर्धचालक क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब अर्धचालक उस गैप को क्यों हटाते हैं। ये 50 हर्ट्ज मान लीजिए, अगर हमें बैटरी चार्ज करनी है तो हम उसे सीधे नेटवर्क से नहीं जोड़ते बल्कि एक डिवाइस के जरिए जोड़ते हैं। और वह डिवाइस क्या है? वह एक रेक्टिफायर है। वह बस करंट को सीधा करता है, यानी जिसे हम सीधा करना कहते हैं। वह 50 हर्ट्ज के उस गैप को हटा देता है जो असल में कोई गैप नहीं है, वहां कोई एसी नहीं है, बस वह करंट टूटा हुआ है। खैर, यह भी एक पुरानी बात है, यह एक अलग विषय है। हाँ, यह एक अलग विषय है। हाँ, वह बस उस गैप को हटा देता है और उसे जैसे कि सीधा कर देता है, सीधा, है ना, और हमें डीसी करंट मिल जाता है। यानी वह जिसे हम एसी कहते हैं उसे डीसी बना देता है और हम उसे हटा देते हैं, वह गैप को हटा देता है। हाँ हाँ बिल्कुल।
सिर्फ इतना ही वह ये काम सेमीकंडक्टर्स की मदद से करता है। क्यों? अब आप सेमीकंडक्टर की संरचना को देखिए। यूरी स्टेपानोविच की तालिका में सेमीकंडक्टर की संरचना दी गई है और वहां यह दिखता है। वो उसे क्यों हटाता है? वह सेमीकंडक्टर क्यों है? ये एक दिलचस्प विषय है, लेकिन यहां हम सेमीकंडक्टर्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं। यहां डाइलेक्ट्रिक्स के साथ काम करना बेहतर है। हालांकि सेमीकंडक्टर्स का भी उपयोग घिसावट को दूर करने की समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर ऐसी अधिक पारंपरिक स्थितियों में दो रगड़ने वाली सतहें होती हैं जो घिसती हैं। हमारे एक पॉडकास्ट में हमने मशीन के बारे में बात की थी जहां रोलर्स होते हैं। हाँ, वे घिस जाते हैं और वहां बाहरी पावर सोर्स होता है। वहां कोटिंग की जरूरत नहीं होती। वहां कोटिंग काम नहीं करेगी, दबाव बहुत ज्यादा है और अन्य कारण भी हैं। कोटिंग नरम होती है और वहां उसे बस दबा दिया जाएगा और वहां समस्या का समाधान अलग तरीके से किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वास्तव में इन समस्याओं के बहुत सारे समाधान हैं और सब कुछ पूरी तरह से आपकी विशेष समस्या पर निर्भर करेगा। आपके साथ ठीक ठीक क्या हुआ है? यहाँ आपने ठीक यही बात कही कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए अपनी अपनी प्रभावशीलता होती है। अगर हम अपनी तकनीक की बात करें, इस तकनीक की जिसमें एपॉक्सी पाउडर से बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें एपॉक्सी पाउडर एक विशेष उपकरण से होकर गुजरता है और घर्षण की प्रक्रिया ही ऊर्जा का उत्पादन करती है, तो पहले से ज्ञात इन टूट फूट को कम करने के तरीकों का उपयोग क्यों न किया जाए। मान लीजिए तेल, चिकनाई या ऐसे ही कुछ पहले से ज्ञात पदार्थों का उपयोग किया जाए। लेकिन जो सबसे उन्नत चीज है वह ट्रिबेलो टेक्नोलॉजी की तकनीक में ही है। हमें तो वास्तव में पाउडर का टूटना ही चाहिए, इसलिए हम केवल टूट फूट के कारण ही विद्युत आवेश प्राप्त करते हैं। और फिर अगर हम उस यूनिट को मजबूत कर पाते जो हमारे पास है, कंप्रेसर, वो कमजोर है, कमजोर यूनिट है, घर्षण है, लेकिन वहां भी हमारे पास कोई पिस्टन ग्रुप नहीं है, वह स्क्रू टाइप है, इसलिए वहां भी खास कुछ टूटने लायक नहीं है सिवाय इलेक्ट्रिक मोटर के। इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन इस तकनीक को, इस कोटिंग को मोटर की स्लॉट इंसुलेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह निस्संदेह कह सकते हैं गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा उन कागजों की तुलना में जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम बेस इंसुलेशन को ठीक इसी हमारी कोटिंग से बनाएं तो मोटर 100% ज्यादा समय तक चलेगी और साथ ही हमारी ये डाइलेक्ट्रिक कोटिंग्स को उसी स्क्रू पर भी लगाया जा सकता है जो दबाव बनाता है, उस पर भी लगाया जा सकता है क्योंकि वहां भी हवा के साथ संपर्क और घर्षण होता है। और अपनी संतुष्टि के लिए यूं कहें, हम उस स्क्रू को प्रोसेस कर सकते हैं और वह वैसे भी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन इस तरह वह और भी ज्यादा समय तक चलेगा। इसलिए हम इस तकनीक को यहां जरूर अपनाएंगे और मैं वैसे भी इस नजरिए से देख रहा हूं कि खैर हम इसे पावर स्टेशन में जरूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये तो इसका सबसे पहला वेरिएंट है। हमारे सामने अभी बहुत काम बाकी है। संभव है वहां और भी कुछ यूनिट्स हों। शायद हम इसे और भी बेहतर बना लें, शायद हम इसे छोटा कर दें, शायद और भी कुछ करें वहां। खैर असल में बात यही है। क्या मैं सही समझ रहा हूं कि उत्पादन की विशेषता, या शायद उत्पादन कहना भी सही नहीं होगा, बल्कि यहाँ ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया की खासियत यह है कि जो सामान्य सामग्री किसी भी पुर्जे के घिसने से बचाव या संरक्षण के लिए इस्तेमाल होती है, वे इस तकनीक की अनोखापन के कारण पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। यानी अगर वे इसीलिए बनाई गई हैं कि सभी हिस्सों को अधिकतम रूप से सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके, तो यहाँ, जैसा आपने पहले कहा था, सब कुछ वास्तव में विनाश पर आधारित है। और यही विरोधाभास है, इसलिए यहाँ असामान्य तकनीक की जरूरत होती है। मैं समझ गया। आपको डर है कि पाउडर के कारण खुद ट्राइबो जेनरेटर घिस सकता है। हाँ, पुर्जों और पाउडर के कणों का संपर्क। यही वजह है कि यह ट्राइबो पेयर चुना गया है, यानी इलेक्ट्रो डोनर, इलेक्ट्रो एक्सेप्टर। यहाँ डोनर फ्लोरोप्लास्टिक नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डोनर वास्तव में एपॉक्सी है। इसलिए इलेक्ट्रो डोनर नष्ट नहीं होता, बल्कि इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो बस यही है। यहाँ मान लीजिए माइनस प्लस में बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए यूरी स्टेपानोविच के सभी शोध, यानी उनकी खोजें, इसी पर केंद्रित थीं कि सबसे अच्छी ट्राइबो पेयर को ढूंढा जाए। और तुम खुद ढूंढ कर देखो, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि घर्षण की समस्या यह अधिकांश यंत्रों के पुर्जों के घिसने में मुख्य भूमिका निभाती है जिन्हें हम जानते हैं। तो यहाँ ऊर्जा प्राप्त करने की इस तकनीक में यह ऊर्जा प्राप्त करने का प्रत्यक्ष साधन है। हाँ बिल्कुल सही। और जहां दूसरी समस्याओं के लिए यह हर जगह है।
ये साधन यानी घर्षण ये हर जगह है, लेकिन यहाँ यह एक मुख्य साधन के रूप में है। हाँ हाँ, बिजली उत्पादन में हर जगह घर्षण होता है, ये एक मुख्य संसाधन है। बिजली उत्पादन में इसे न मिलाएं इन सौर पैनलों के साथ। वहां अब उत्पादन नहीं, संग्रहण तैयार है, वहां अलग तकनीक है, वहां वास्तव में अर्धचालक होते हैं और इसी तरह की चीजें। क्यों अर्धचालक? फिर से कार्बन की संरचना को देखिए और आप समझ जाएंगे कि वे कार्बन का उपयोग क्यों करते हैं, और हाँ, बैटरियों में सीसा का उपयोग क्यों किया जाता है। हाँ, वहां स्पंजी होते हैं, ये भी अर्धचालक है सीसा, और वह एक अच्छा अर्धचालक है। खैर, वैसे भी ये भी एक पूरी तरह से अलग कहानी है। अब मैं अपनी शायद हमारे मामले में थोड़ी अपर्याप्त जानकारी का लाभ उठाऊंगा, लेकिन जिस दृष्टिकोण से मैं इसे जानता हूं उसी से पूछूंगा। स्कूल के पाठ्यक्रम से यह ज्ञात है कि घर्षण दो हिस्सों का संपर्क हमेशा तापमान में वृद्धि लाता है। तापमान बढ़ने के साथ निश्चित रूप से कुछ पदार्थ वाष्पित हो जाते हैं, कुछ पदार्थ अधिक भंगुर हो जाते हैं। अब यह तकनीक, विशेष रूप से ट्राइबल टेक्नोलॉजी, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है। जैसा कि मैं समझता हूं, जब पाउडर सिस्टम में घर्षण के दौरान चलता है तो उसी तरह तापमान उत्पन्न होता है। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, यह आंतरिक इकोसिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन फिर भी तापमान से जुड़ी कुछ सकारात्मक और नकारात्मक बातें भी होती हैं। खुद ट्राइबोजेनरेटर में हाँ, इसे भी ध्यान में रखा जाता है। यह भी पूरी तरह से नियंत्रित रहता है और यह भी बिल्कुल वैसे ही असर नहीं डालता उत्पादन पर। यहाँ तो ज्यादा सवाल सामग्री को सुरक्षित रखने का है, जैसे कि सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए पुर्जों की अक्षुण्णता का है। पुर्जों की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए गर्मी से। यहाँ तो एक बात है, देखो, ट्राइबो जनरेटर में अगर तुम गलत तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज निकालते हो तो तुम्हें पाउडर कणों का पिघलना मिलता है। हाँ, पिघलना, खासकर करंट कलेक्टरों पर पिघलना। यानी करंट कलेक्टर सीधे शब्दों में कहें तो एपॉक्सी से ढक जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, बिजली लेना बंद कर देते हैं। हाँ, इसलिए करंट कलेक्टरों को सही जगह पर लगाना जरूरी है। जैसा कि यूरी स्टेपानोविच ने कहा था, बिजली लेना सीखो। इसलिए 3G जनरेटर के एक और रहस्य में करंट कलेक्टरों की स्थिति भी शामिल है। अगर आप इन्हें सही तरीके से लगाएंगे तो पाउडर पिघलेगा नहीं, और अगर आप गलत जगह लगाते हैं तो वहां जाहिर है गर्मी होती है, लेकिन वे सीधे पिघल जाते हैं। एपॉक्सी रेजिन 250 डिग्री पर पिघल जाती है, यानी संपर्क बिंदु पर, करंट कलेक्टर पर ठीक वहीं 270 डिग्री से भी ज्यादा सेल्सियस। हाँ, इसीलिए वहां पिघलाव होता है, मतलब होता था जब तक हमने गलत तरीके से लगाया था। यानी हाँ, समस्या के समाधान के लिए समझदारी भरा दृष्टिकोण। हाँ, सिर्फ इसी तरह। हाँ, तापमान है, लेकिन अगर ये गलत तरीके से किया गया है और अगर सही तरीके से किया गया है तो सब कुछ सही ढंग से वितरित होता है। क्योंकि तापमान क्या है, अलेक्जेंडर? तो देखो, ऊर्जा का उत्सर्जन। देखा, और फिर भी ऊर्जा नहीं है। परिभाषा, सब कुछ इस पर आकर टिक जाता है कि हम उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी कोई परिभाषा नहीं है। बस इतना ही। मुझे लगता है हमारे पॉडकास्ट को इस स्तर पर देखने के बाद किसी न किसी दर्शक के मन में 100% ऐसा सवाल जरूर आएगा। अगर हम नोड्स की अधिकतम गुणवत्ता बनाए रखने, उनकी अधिकतम घिसावट प्रतिरोधकता की बात करें, तो क्या यहाँ तथाकथित शाश्वत इंजन या ऐसे शाश्वत नोड्स बनाने की बात हो सकती है जिनकी घिसावट प्रतिरोधकता लगभग 0 के बराबर हो? और क्या यह कोई बहुत दूर की, या शायद इतनी दूर भी नहीं, बल्कि एक संभावित वास्तविक परिस्थिति है? हाँ, मैं सवाल समझ गया। देखिए, हमारे पास यहाँ, कैसे कहें, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मूल रूप से घिसावट नहीं होती सिवाय एक नोड के। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वह है कंप्रेसर। एक बिंदु। हाँ, ये वही एक बिंदु है जो सबसे कमजोर है। बाकी सब कुछ हवा है और हवा के साथ पाउडर है। पाउडर अब्रेसिव नहीं है, ये रेत नहीं है, ये यूं कहें तो सैंड ब्लास्टिंग नहीं कर सकता, ये सतह को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह बस पाउडर से ज्यादा कठोर है। इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। और कठोरता काम करती है, जैसे घिसावट से निपटने के लिए चीजों को और कठोर बना दिया गया। बस इतना ही। ये कोई इलेक्ट्रिक सुरक्षा नहीं है, उन्होंने पुष्टि की, सब कुछ काम करता है और चलता रहता है। अगर टूट जाए तो नया पार्ट लगा दिया, बस इतना ही। लेकिन असल बात कठोरता में नहीं थी, बल्कि इसमें थी
लेकिन यहां हमारे पास पाउडर है और सारी चीजें जो उससे ज्यादा कठोर हैं। यानी यह पाउडर किसी भी चीज को घिसने में सक्षम नहीं है, ऊपर से इसका विद्युत आवेश लगातार छीना जा रहा है और सिर्फ एक ही यूनिट में यह फिर से आवेशित होता है। और मूल रूप से अगर तुम्हारी प्रणाली ग्राउंडेड है तो ये दोनों दिशाओं में काम करती है। ये विद्युत आवेशों के डिस्चार्ज और विनाश दोनों के लिए है। और साथ ही अगर जमीन में पर्याप्त आवेश मौजूद है ताकि तुम्हारे ग्राउंडेड उपकरण के नुकसान की भरपाई की जा सके, तो फिर वह आंशिक रूप से खुद को पुनर्स्थापित भी कर सकता है। लेकिन आमतौर पर यह ज्यादातर विनाश ही होता है। यानी अगर आप उपकरण को ग्राउंड करते हैं तो जाहिर है तकनीकी कारणों से ऐसा किया जाता है ताकि आपको करंट न लगे वगैरह। वैसे भी सभी मशीनें भी, टर्निंग सीएनसी, सबको ग्राउंड किया जाता है। यहां तक कि वॉशिंग मशीनों को भी ग्राउंड किया जाता है ताकि सतह पर आवेश जमा ना हो, क्योंकि जब सतह पर आवेश जमा होता है तो आपको करंट लगता है। वो जमा कहां से होता है? असल में हर जगह घर्षण होता है। आप कहीं से इलेक्ट्रिक चार्ज खींच लेते हैं जहां से वो अपने आप नहीं आता। आप उसे किसी चीज से खींच लेते हैं, जैसे कंघी को बालों पर फेरते हैं तो हमें चार्ज मिलता है। वो स्थैतिक है या गतिशील, ये अलग सवाल है। आपने वो चार्ज कहां से लिया? आपने या तो बालों से लिया या कंघी से लिया। समझे? मेरे एक दिलचस्प विचार आया है। और इसी दौरान आपने या तो कंघी को या बालों को नुकसान पहुंचाया। मतलब जहां से आपने उसे खींचा वही चीज आपने नुकसान पहुंचाई। दिलचस्प सवाल है। ये थोड़ा विषय से हटकर है, शायद इसे बात के लिए छोड़ दें। अगर कोई व्यक्ति कंघी से बालों पर फेरकर बिजली निकालता है तो क्या यह कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने तनाव, वोल्टेज हटा दिया? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एंटी स्ट्रेस, सिर में कंघी करें, तनाव दूर करें। तनाव दूर करें। मेरा सवाल शायद ज्यादा तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में कोटिंग, घिसावट प्रतिरोध बनाए रखने के लिए सहयोग को लेकर है। मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा। हम स्कूल के पाठ्यक्रम से भी जानते हैं कि कुछ खनिज निकालने की तकनीकों में तथाकथित कोवश बाल्टी के नोक का इस्तेमाल होता है। धातु उपकरण और तकनीक जो जब किसी कठोर चीज से टकराती है तो उसके दांत घिस जाते हैं। क्या यह सतह की गुणवत्ता और घिसावट प्रतिरोध बनाए रखने की तकनीक ऐसी जगहों पर भी लागू की जा सकती है जो बंद और नियंत्रित वातावरण जैसे तापमान और पूरी परिवेश में न हो, बल्कि ऐसी तकनीकों में हो? धन्यवाद। खुले वातावरण में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यह तकनीक खास तौर पर कोटिंग की है, यानी सतह पर कोटिंग करना। हमने दांतों पर डाइलेक्ट्रिक कोटिंग और सिरेमिक कोटिंग दोनों आजमाई है। हमने कोटिंग की थी और हमें मूल रूप से पता था कि यह काम नहीं करेगी, लेकिन बस अपने लिए यह सुनिश्चित करने के लिए किया था कि यह सच में काम नहीं करेगा। बस मामला यह है कि एक्सकावेटर के दांतों को इसलिए और कठोर बनाया जाता है क्योंकि वे ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं। अगर हम उन पर कोई नरम कोटिंग लगा दें तो उसका कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई असर नहीं। यहां पूरी तरह से अलग तरीका अपनाने की जरूरत है। यहां हमें मटेरियल साइंस में गहराई से जाना होगा। समझ रहे हो? मटेरियल साइंस देखना होगा, शायद कोई मिश्र धातु बनानी पड़े। मतलब अगर आपके सामने ये समस्या है कि एक्सकावेटर की बाल्टी के दांतों को सुरक्षित रखना है तो आपको मटेरियल साइंटिस्ट के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सब तो पहले से ही पता है, ये सब प्रयोगों के जरिए पहले ही साबित हो चुका है। सबसे अच्छा मिश्र धातु यानी धातु लें, उसे इन दांतों पर लगाएं और बस वे बाजार में उपलब्ध दांतों से ज्यादा समय तक काम करेंगे। ये 100% सच है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होगी। हाँ, यहाँ सब कुछ यही बनाता है। यहाँ सब कुछ शानदार है, लेकिन फिर आपको वहां कुछ ऐसा निकालना भी होगा जिससे इसकी लागत वाजिब ठहरे, जैसा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था है। जैसे कि कोटिंग्स या हमारे पास भी लोग आए थे, मैंने कहा कि ये तो सामग्री की बात है, लेकिन हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। हम सामग्री विज्ञान खोल सकते हैं, वहां मिश्र धातुएं बना सकते हैं। ये सब संभव है। अध्ययन करें, सवाल के करीब जाएं और व्यावहारिक समाधान करें। हाँ, इस समस्या को हल करें, लेकिन इसमें पैसे लगेंगे और सबसे अधिक संभावना है कि यह आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होगा। मान लीजिए उस व्यक्ति के लिए जिसके पास खुदाई करने वाली मशीन है, आमतौर पर घिसावट को दूर करना किसके लिए फायदेमंद है? यह अंतिम उपभोक्ता के लिए फायदेमंद है, यानी कि व्यक्तिगत लोगों के लिए, यूं कहें तो, है ना? हाँ,
देखिए, एक आदमी है, उसके पास है, उसने खुदाई करने वाली मशीन खरीदी है ताकि वह काम कर सके। तो वहां लोग उसे घंटों के हिसाब से बुलाते हैं कि वह आए, गड्ढा खोदे और उसकी मशीन के दांत घिस जाते हैं। वह आता है, कहता है देखिए दांत घिस रहे हैं, मुझे कोटिंग चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। हम उसे कहते हैं हाँ हम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें समझाया, लेकिन इसकी कीमत अलग होगी। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार नहीं हैं? और इसका असर अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है क्योंकि सेवा महंगी हो जाती है। बस इतना ही। यहां मैं समझता हूं कि जिस तकनीक का इस उपकरण में उपयोग किया गया है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वह वास्तव में बंद प्रणाली है। यानी इसका उपयोग विशेष रूप से इसी माध्यम, इन्हीं सामग्रियों और ऊर्जा प्राप्त करने के इसी क्षेत्र के लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही अलेक्जेंडर, आपने सब कुछ सही समझा। तो दोस्तों, हमारा एपिसोड अब समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यानपूर्वक देखा। जरूर अपने सवाल कमेंट्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि उन सब का जवाब दें। और आज हमारे मेहमान थे विक्टर तेयुनोव। जैसा हमेशा बहुत रोचक और बहुत जानकारीपूर्ण रहा। इतनी सुखद बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद अलेक्जेंडर कि आपने मुझे अपनी बेहतरीन पॉडकास्ट स्टूडियो में बुलाया। आपके सवालों के लिए धन्यवाद, और दोस्तों आपके सवालों के लिए भी धन्यवाद। मुझे यकीन है कि वे यहाँ थे। मुझे यकीन है कि मैंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। अगर पर्याप्त नहीं लगे तो आप कमेंट्स में लिखें। कमेंट्स में और भी कोई सवाल हो तो जरूर लिखें। मुझे लगता है अलेक्जेंडर मुझे जरूर फिर बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे।